बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज दिसंबर की 8 तारीख पीर का दिन, मेरा आपसे आज के दिन का ये पहला इंटरेक्शन। 3 चीजें हैं। सबसे पहले डक्की भाई की बात करते हैं। डक्की भाई की वीडियो आपने देखी, और डक्की भाई ने 100 दिन के बाद ये वीडियो बनाई। मैं आपको मुसलसल बता रहा था कि डक्की भाई जो है उसकी रिहाई जल्द होती हुई नजर नहीं आ रही, फिर वो रिहाई हो गई। 100 दिन लग गए, और 100 दिन डक्की भाई ने जो गुजारे बहुत कर्बनाक थे, बहुत बुरे थे। और उसकी पूरी दास्तान डक्की भाई ने बता दी। आखिर में बता दिया कि मदद किसने की, इस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज सोचने की है। मैं कमेंट्स डक्की भाई की वीडियो के नीचे जाके देख रहा था। डक्की भाई की पूरी वीडियो, पहली बार मैंने डक्की भाई की वीडियो देखी। इससे पहले जब भी देखा तो वो जो क्लिप्स होते हैं आ जाते हैं, और जिसमें उनकी वाइफ होती है, उनकी वालदा होती हैं, उसके अलावा जिस तरह का वो कंटेंट होता है, मुझे कभी भी उस कंटेंट ने अपील नहीं किया। और उस कंटेंट पर जो एतराज है फैमिली व्लॉगिंग के, क्या आप अपने घर की खवातीन को जिस तरह से वीडियो में प्रेजेंट करते हैं, नहीं करना चाहिए। जिस तरह की गुफ्तगू आप करते हैं, अब्यूज करते हैं, नहीं करना चाहिए। वो तमाम चीजें मैं उनसे एग्री करता था। तो मैंने हमेशा उसके जो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे आने वाले क्लिप्स थे जहां तनकीद होती है कि ये क्या कर रहे हैं, वो देख रखे थे। मैंने पहली बार डक्की भाई की वीडियो देखी, क्योंकि अब ये वीडियो जो थी वो मेरे मतलब की थी कि इसमें क्राइम की स्टोरी थी, खबर थी, क्या हुआ, ये अपना पूरा डक्की भाई दुखड़ा बयान करने जा रहा था। तो साथ में डक्की भाई ने पूरी स्टोरी बता दी। गिरफ्तार हुए, क्या हुआ, किस तरह से हुआ। 2 किरदार, एक शुएब रियाज का और एक सरफराज चौधरी का, उन्होंने लूटा बाकायदा तौर पर। और कितने इत्मीनान से लूटा। यानी क्रिप्टो से डक्की भाई के जो पैसे थे वो निकाल लिए यूएसडीटी में कन्वर्ट करके, और वहां बाइनांस में उस नौजवान ने अपनी ट्रेड्स लगाए हुए थे। और उसमें होता ही है कि आप जब इस वैल्यू पर पहुंचेगा तब सेल करना है। वो आपने ओपन वहीं पे नुकसान में क्लोज किए सब कुछ, क्योंकि उस वक्त वैल्यू डाउन थी, तो उस पर कौन बेचेगा। और वो यूएसडीटी में कन्वर्ट करके कोई 9 करोड़ प्लस अपने पास कर लिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं गए। फिर दूसरा, जिस तरह से गालियां दी गई, मारा गया। और सबसे खौफनाक पहलू था वो जो डक्की भाई ने बताया कि कॉल मिलाई गई, वीडियो कॉल, एक 7 साल के बच्चे को दिखाया गया डक्की भाई को। मैं अपने मिलने जुलने वालों में जितने लोगों से बात करूं ना, तमाम लोग डक्की भाई को जानते हैं, देखते हैं। रजब भट्ट डक्की भाई, रजब भट्ट डक्की भाई, माज सफदर, ये 3 नाम सबसे ज्यादा कॉमन है। और एक वक्त था कि इरफान जुनेजो जो था वो हेड एंड शोल्डर्स अबव द रेस्ट, लेकिन अब वो नहीं है। एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस, तो एक बच्चे को वीडियो कॉल करवाई गई, और उस बच्चे से पूछा गया, जानते हो, देखते हो, उसने हाँ कहा। तो उस बच्चे से भी माँ बहन की गालियां दिलवाई गई। यानी पहले रकी भाई ने वो गालियां देकर बताई, उनको बीप किया। तो पहले सरफराज चौधरी ने गालियां दी और मुसलसल मारते रहे। फिर माँ बहन की गालियां दिलवाई गई एक बच्चे से। और ये खौफनाक था, बहुत खौफनाक था जो डक्की भाई के साथ हुआ, जो उनकी वालदा के साथ किया गया, वाइफ के साथ किया गया, बुलाकर लूटा गया, डराया गया, इसको भी डाल देंगे एफआईआर में, इसको भी डाल देंगे, देख लो हम क्या कर सकते हैं। फोन खोल के ये भी जज है, ये भी जज है, ये भी जज है, सबसे ताल्लुक है। और है ये जो सरफराज चौधरी के हवाले से बताया गया है, इन लोगों के या बाकी लोगों के ताल्लुकात होते हैं, और कई दफा ये मिलजुल कर पैसे इसी तरह से मारे जाते हैं। डक्की भाई ने आखिर में शुक्रिया अदा किया बिग ब्रदर का, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का, मिलिट्री इंटेलिजेंस का खास तौर पर। और बताया कि मुझे उठाने वाले भी ये बता रहे थे कि तुम्हारे पीछे तो मिलिट्री इंटेलिजेंस भी, आईएसआई भी है, वगैरह। मैं ये सोचता हूं कि एक ऐसा बिग ब्रदर जो डक्की भाई को मिला, उसकी सबको जरूरत है, पाकिस्तान में सबको जरूरत है। एक आम आदमी कराची में ये जो शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में उठा के ले जाते हैं पुलिस वाले, यहाँ गार्डन में एक मरकज में ले जाके, या एक और मरकज है वहां ले जाके बिठा के एक बंदे को मंगवा पैसे, दे पैसे, एटीएम कार्ड दे, और लूट के खाली कर देते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। ये होता है। कराची के लोगों को बिग ब्रदर की जरूरत है। जो सड़क पे जगह जगह खड़े होते हैं पुलिस वाले, एक बिग ब्रदर की जरूरत है। पूरे कराची में नौजवानों को, आम लोगों को, स्ट्रीट क्रिमिनल्स लूट रहे हैं, एक बिग ब्रदर की जरूरत है। भत्ते की पर्चियां दोबारा शुरू हो गई हैं, एक बिग ब्रदर की जरूरत है। और ये बिग ब्रदर, मैं नहीं कह रहा कि ये फौज से एक बिग ब्रदर आए,
आसिम मुनीर साहब के महकमे से, मिलिट्री इंटेलिजेंस से, ISI से। ये बिग ब्रदर इस मुल्क के सिस्टम में कानून को होना चाहिए, अदालत को, इंसाफ को होना चाहिए। किसी भी शख्स को ये यकीन हो कि अगर तू मेरे साथ ये कर रहा है तो आई विल सी यू इन द कोर्ट, ये यकीन होना चाहिए। तो ये बिग ब्रदर अगर किसी महकमे से आएगा तो ये भी कानून से ऊपर है। लेकिन बहरहाल लकी भाई ने शुक्रिया अदा किया। मैं आपको बताऊं, 9 मई के मामलात में बहुत बड़ी तादाद में, खास तौर पे पंजाब में ये हुआ, कराची में भी हुआ, लेकिन बंदे गिरफ्तार हुए और गिरफ्तार होने के बाद एक एक चीज के लिए उन्होंने पैसे दिए। यानी मैं 9 मई के हवाले से लाहौर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक शख्सियत की बात करूं, उनकी जानिब से कैंट में एक थाने में लोगों को बाकायदा तौर पर 40-40 के स्टाफ की दावत की गई है। यानी कोई उनके लिए खाना ला रहा है तो हमारे लिए खाना, ये ऐसे मजे से पूछा जाता है जैसे कोई भाइयों से बहनों से लाड कर रहा हो ना, अम्मा अब्बा से लाड कर रहा हो, हमारा ये वाला खाना, तो उनके लिए भी आएगा खाना। फिर उसके बाद आपको लॉकअप में गंदे संदे लोगों के साथ रखा जाएगा, या आपको एक छोटा सा लॉकअप अकेला दे दिया जाएगा, इसके अलग पैसे होंगे, छोटा सा लॉकअप अलग देने के। फिर उस लॉकअप में अगर आपको एक मैट्रेस दिया जाएगा तो उसके अलग पैसे होंगे। फिर अगर आप उस गंदे टॉयलेट को यूज नहीं करना चाहते, स्टाफ टॉयलेट, उसके अलग पैसे होंगे। अगर आप, कराची में हुआ एक कानून नाफिज करने वाले मरकज में, ये 9 मई का मामला नहीं था, हमारे एक दोस्त को रखा गया, तो उस कानून नाफिज करने वाले मरकज में अगर आपको रात लॉकअप में गुजारनी है तो लॉकअप में गुजारेंगे आप, पढ़ना एक स्टाफ का कमरा, उसमें सोफा कम बेड खुलेगा, उसके अलग पैसे। उस स्टाफ के कमरे में सोफा कम बेड खुलने के साथ एसी भी खुल जाएगा तो उसके अलग पैसे। और वॉशरूम चाबी वाला है, अफसर साहब जो है वो खुद इस्तेमाल करते हैं, कोई और इस्तेमाल ना करे, अगर इसको भी यूज करना है तो इसके अलग पैसे। वरना उस हिरासती मरकज में, उस एसी वाले कमरे से उठें, रात में अगर आपको रफा हाजत है तो जाए उसी लॉकअप वाले वॉशरूम में। इतना होता है और ये पूरा मुल्क जानता है कि ये होता है। तो हमारे यहां सिस्टम का एक बिग ब्रदर चाहिए जो हर जगह इंसाफ कर रहा हो। डकी भाई को मिल गया। दूसरा, मैं आपसे अर्ज करूं, जिस तरह से ये सब कुछ किया गया तो जाहिर है कि अब डकी भाई ने जिस इत्मीनान से आके उन तमाम लोगों के नाम ले दिए, पूरी दास्तान बता दी, तो ही हैज द कॉन्फिडेंस के दे आर ऑन माई बैक और अब कुछ नहीं होगा, इसलिए उसने ये तमाम दास्तान इतना खुल के बताई। बेचारा बीच में रो रहा था, हिचकियों से भी रोया, बहुत बुरी हालत थी जो उसके साथ किया गया, ना हो किसी के भी साथ। लेकिन हमारे यहाँ आप देखिए कि दूसरी जानिब क्या हो रहा है। मैं देख रहा था कल रात में फैसल वावड़ा साहब जो हैं वो मौजूद थे शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में, और फैसल वावड़ा साहब वहां पर बैठकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, शेख वकास अकरम को, खुर्रम ज़ीशान को, किसी MNA को कह रहे थे कि ये टॉमी है, वो छोटा टॉमी है, कम आउट टॉमी, अब हम टॉमी को बुलाएंगे, टॉमी के साथ ये करेंगे, ऐसे होगा वैसे होगा, देख लीजिएगा क्या होगा। ये जो देखते हुए कैफियत होती है ना आपकी कि ये टीवी है हमारा, और टीवी का सबसे बड़ा मसला मैंने आपको बार बार बताया, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये 1-on-1 है। आपने अपनी हथेली में मोबाइल रखा हुआ, आपने देख लिया, आपने अपने कान में लगाया हुआ, सिर्फ आप सुन रहे हैं तो आपने देख लिया। लेकिन ये जो टीवी है ना, ये लाउंज में चलता है, ड्राइंग रूम में चलता है, पूरा घर देखता है, पूरा घर सुनता है। इस पे बैठ के टॉमी, कम आउट टॉमी, गले में पट्टा डालेंगे, पट्टे का साइज वगैरह, ये अगर आपको करना है तो ये कैसे एक्सेप्टेबल है? लेकिन चल रहा है, टेलीविजन प्रोग्राम में चल रहा है। वो शहजाद इकबाल साहब ने रेजिस्ट भी किया हल्का सा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी, वो टॉमी तो टॉमी हिलफिगर भी होता है। ये तमाम बातें की गई। फिर अगले भी आपको टॉमी हिलफिगर अगर इस तरह से करेंगे तो कैसे चलेगा? और कोई सिस्टम है या नहीं है? कोई सिस्टम का बिग ब्रदर है या नहीं है? यानी इस जगह बिग ब्रदर पैमरा है या नहीं है? फैसल वावड़ा साहब इससे पहले जजेस के बारे में उठाना बिठाना, लिटाना, उल्टा लिटाना, पगड़ियों का फुटबॉल बनाना, ये कर चुके। कोई रोकेगा नहीं। जब तक एक खास थपकी आशीर्वाद है, कोई नहीं रोकेगा, ये साफ तौर पर बता दिया गया। तो ये लैंग्वेज है, ये चीजें हैं, बिल में हाथ डालेंगे, निकालेंगे, देखें आप, बैन लगेगा, ये होगा वो होगा, ये तमाम चीजें बताई गई। और ये जो बैन वाली कहानी है मैंने आपको बताई थी, और उन्होंने पूरी एक लिस्ट दे दी ना कि बैन भी होगा, हुकूमत भी जाएगी, गवर्नर राज भी लगेगा, फिर उसके बाद पार्टी भी जाएगी, गिरफ्तारियां भी होंगी, पट्टे भी डलेंगे, बैरून मुल्क मौजूद लोग, लिस्ट है पूरी, और वो पूरी लिस्ट उस पर अमल दरामद होगा।
یہ بتایا جا رہا ہے۔ اس پورے معاملے میں دیر از اے تھنگ کالڈ کورٹ، اور دیٹ تھنگ اب پتہ نہیں ایگزسٹ کرتی بھی یا نہیں کرتی، جس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں یہ اس اطمینان کے ساتھ ہو رہا ہے اور ابھی ہوگا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ خوفناک ہوں گی، ہر طرف ہوں گی۔ یہ تو صاف طور پہ ان لوگوں کی جانب سے بتایا جانا ہے کہ نو ون ول بی اسپیئرڈ، تو وہ آپ کو نظر آئے گا۔ ایک یہ ہو رہا ہے، دوسرا پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے ساتھ ابھی چیزیں زیادہ ہوں گی۔ فیصل واؤڈا کے بعد شیر افضل مروت صاحب مجھے یاد آ رہے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اب آپ دیکھیے گا خوف ہوگا، اڈیالہ کے باہر لوگ نہیں آئیں گے۔ تو کل کا دن ہمیں پتا چلے گا کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اڈیالہ کے باہر لوگ نہیں آئیں گے۔ یہ فیصل واؤڈا بھی بتا رہے ہیں، شیر افضل مروت بھی بتا رہے ہیں، حسن ایوب بھی بتا رہے ہیں کہ اب آئیں، شاہد خٹک صاحب آئیں، پنجاب آئیں، اڈیالہ کے باہر آئیں، سہیل آفریدی صاحب آئیں، اڈیالہ کے باہر دیکھتے ہیں۔ شیر افضل مروت تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی بہنیں بھی نہیں آئیں گی اڈیالہ کے باہر، آپ دیکھیے گا خوف کی وجہ سے۔ میں نہیں سمجھتا ایسا ہوگا، لیکن شیر افضل مروت صاحب نے باقاعدہ طور پر یہ بتا دیا کہ وہ اب کس جانب کھڑے ہوئے ہیں، کہ عمران خان کی بہنوں کو بھی خوف ہوگا، وہ بھی نہیں آئیں گی۔ تو پہلے بھی وہ یہ ظاہر کر چکے تھے کہ نو مور ود پی ٹی آئی نے ان کو نکال دیا تھا۔ اب دیر از اے نیکسٹ لیول کے شیر افضل مروت صاحب جس پہ جا چکے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہونے جا رہی ہیں۔ انہیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ دلچسپ ہوگا دیکھنے کے لیے۔ یہ ہماری اس وقت کی صحافت کے لیے بہت ہی زیادہ کانٹینٹ سے بھرا ہوا وقت ہے، اور اس کانٹینٹ سے بھرے ہوئے وقت میں کون سا کانٹینٹ دینا ہے کون سا نہیں دینا، یہ اس سے زیادہ دلچسپ ہے۔ آخری چیز میں آپ کے سامنے رکھوں، آپ دیکھیے نا کہ یہ کہاں پہنچ چکا ہے سب کچھ۔ میں یا میرے دوست یا میرے ہم خیال لوگ بھی اگر آپ کہہ لیں تو وہ تو ایک طرف، ابصار عالم صاحب نے اس پورے معاملے میں جو نوٹیفیکیشن کا معاملہ تھا، نون لیگ کے اندر کہیں کسی اختلاف کی خبر دی تھی، تو ابصار عالم صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ابصار عالم صاحب کو باقاعدہ طور پر وہ یہ بتا رہے ہیں کہ عطا تارڑ صاحب نے میسج کیا ہے اور ان کو پیغام پہنچا دیا ہے کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے، آپ غلط خبر دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا لگائیں مجھ پہ پیکا لگائیں، آپ مجھے عدالت لے جائیں، میں اپنی خبر پہ قائم ہوں۔ یعنی میاں نواز شریف صاحب نے جو کیا ابصار عالم صاحب نے بتاتے رہے۔ تو اگر وزیر اطلاعات صاحب یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ کیا کیا گیا وہ بھی یعنی یاد دلا رہے ہیں کہ آپ کو چیئرمین پیمرا کی نوکری دی تھی، تو اس کا مطلب ہے نون لیگ والے خود کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آپ کو نوازیں، ریلوے کی نوکریاں دیں کسی کو چیئرمین پیمرا کی نوکری دیں، کسی کو چیئرمین پی ٹی وی کی نوکری دیں، پھر ہمارے ساتھ یہ کرو گے۔ یہاں آ گئے ہیں آپ۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو سب سے عجیب کام کیا کہ شاید یہ بھی بتا دیا کہ آپ کی والدہ جب اس دنیا میں نہیں رہی تو پھر دیکھیے کہ میں آیا تھا، میں نے شرکت کی تھی، میں نے تعزیت کی تھی۔ یہ اگر کرنا ہے تو یہ کیسے ایکسیپٹیبل ہے؟ یعنی کیا تعزیت جتائی جا سکتی ہے؟ کیا یہ کہ آپ کا کوئی پیارا اس دنیا سے چلا گیا اور اس کو جتایا جائے، کیا یہ کیا جا سکتا ہے؟ انبلیویبل، لیکن یہ تک ہوا ہے۔ تو ہماری سیاست جب اس سے ایک طاقت کا انجیکشن لگ جائے، وہ اس جگہ تک آ جائے کسی صحافی کو، کسی مخالف کو، کہ پٹا بھی ڈلے گا، گلے میں ہاتھ بھی ڈلے گا اور ٹامی بھی ہوگا، اور یہ تک جتایا جائے گا کہ آپ کے فلاں مشکل وقت میں ہم آپ کے ساتھ یہاں تک آئے تھے، ہم نے ہاتھ باندھے تھے، یہ والی دعا پڑھی تھی، یہ والے الفاظ کہے تھے، شاید اب یہ بھی جتایا جائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔